तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके। तो देखो बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब किसी सक्रिय धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश गिरता है और उस सतह से अगर इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगते हैं तो इसी को बोला गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको बोला जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। यही डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे कि धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात क्लियर है कि सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे कि पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, जिनकी आयनन ऊर्जा काफी कम होती है, इतनी कम है कि वो प्रकाश ऊर्जा में ही सफिशिएंट हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये जो सक्रिय धातुएं हैं इनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं तो जैसे ही लाइट पड़ती है वो छूट के या निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासित होना किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को बोला गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन और इसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है सेल में उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। आप देखते हैं जो सोलर सेल, सोलर पैनल लगे होते हैं घरों में, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। जब उनमें लाइट प्रकाश पड़ता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और परिपथ से होते हुए कहाँ आ जाते हैं, बैटरी तक, और उस बैटरी में आके और बैटरी को चार्ज करते रहते हैं और दिन भर में बैटरी चार्ज हो जाती है और इस तरह से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ओके। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो आइंस्टीन साइंटिस्ट ने की थी और एक समीकरण निकाला था जिसे हम बोलते हैं आइंस्टीन समीकरण। मतलब है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की गई है और इस सिद्धांत से, या हम कहें कि क्वांटम सिद्धांत से जो प्रकाश विद्युत प्रभाव स्पष्ट किया गया उससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है ना वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ना करके प्रकाश की जो विकिरण है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके ग्राफ से भी हम देखेंगे तो यही लिखा है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से निकालने, मतलब वो कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है, तथा निकले इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाती है। मतलब आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रकाश है उसके जो क्वांटम है या फोटॉन्स जो हैं वो धातु सतह पर जब टकराते हैं तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। अब फोटोन की जितनी भी ऊर्जा है उसका दो पार्ट में विभाजन हो जाता है। एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से निकालने में, जिसे हम उस ऊर्जा को बोलते हैं देहली ऊर्जा या कार्यफलन, और बाकी जो ऊर्जा बची फोटोन की वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाती है। तो हम इस तरह से, ये है हमारे पास फोटोन, ठीक है, और ये फोटोन धातु सतह से टकराया, ये क्या है, धातु सतह, ठीक है। तो जब धातु सतह से टकराया फोटोन तो इस तरह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में बंधा हुआ था, ठीक है, तो ये बंधा हुआ है परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हुआ। अब मान लो फोटोन की ऊर्जा बच जाती है तो वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है और इसी गतिज ऊर्जा के कारण ही इलेक्ट्रॉन पूरे विद्युत परिपथ में दौड़ लगा देता है। तो इस तरह से फोटोन की जो ऊर्जा है जिसे हम h न्यू लिख रहे हैं वो दो भाग में बट रही है। एक है देहली ऊर्जा और एक है गतिज ऊर्जा। मतलब देहली ऊर्जा किसकी है, इलेक्ट्रॉन जो धातु सतह से निकलना है
और ये धातु की आयनन ऊर्जा के बराबर होती है, और प्लस बची हुई जो फोटोन की ऊर्जा है वो बदल गई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। यहाँ पर जो एच न्यू नॉट है ये है देहली ऊर्जा, और इसमें जो न्यू नॉट है वो है देहली आवृत्ति, है ना। और जो न्यू है यहाँ पर ये है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। के इक्वल टू एच कॉमन ले ले तो न्यू माइनस न्यू नॉट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। इसको क्या बोला जाता है, आइंस्टीन, ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। ये भी वही है, दोनों है, बस इसमें न्यू की वैल्यू रख दी गई है, c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट एच सी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच नॉट। इसी को बोला गया है प्रकाश विद्युत समीकरण। अब यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो न्यू है ये है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। जो प्रकाश आके टकरा रहा है वो उसकी आवृत्ति, और इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, ठीक है। लैम्डा हो गया आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, है ना, और लैम्डा नॉट कहलाता है देहली तरंग दैर्घ्य। मतलब देहली ऊर्जा के संगत जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उसको बोलेंगे देहली तरंग दैर्घ्य। तो इस तरह से एक फोटोन की ऊर्जा का दो पार्ट में विभाजन हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मींस देहली ऊर्जा, और एक हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन निकले हुए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान। इस समीकरण को बोलते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बात क्लियर है। जो धातुएं प्रकाश, ठीक है, विद्युत प्रभाव दर्शाने वाली जो धातुएं हैं बच्चों, ये होती हैं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इनका यूज होता है प्रकाश विद्युत सेल में, विद्युत सेल में प्रयुक्त होती है। जो सोलर पैनल होते हैं, बड़े बड़े सोलर सेल होते हैं, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लक्षण। तो देखो बच्चों, पहला है कि प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने के मध्य समय अंतराल नहीं होता। मतलब है कि फोटोन टकराया, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुआ, इनके बीच में गैप नहीं आता कि पहले फोटोन आके टकरा गया फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मतलब फोटोन टकराया नहीं और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर। जैसे हम जमीन पर एक पत्थर मारे तो पत्थर पड़ते ही धूल उठेगी, ऐसा तो है नहीं कि पत्थर जमीन में धस गया कुछ देर बाद धूल उठ रही है। मतलब है फोटोन के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने के मध्य का कोई समय अंतराल नहीं होता। मतलब फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन निकला। दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जबकि आपतित प्रकाश की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब है प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जो प्रकाश आ रहा है, आपतित हो रहा है सतह पर, उसमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाले। तो मिनिमम निकालने के लिए तो जरूरी है, निकल के धातु की सतह पर ही रहेगा और ऋणावेशित प्लेट बन जाएगी। लेकिन थोड़ी सी भी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सतह से निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि तो गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सबसे मेन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जबकि आपतित प्रकाश की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, देहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक नहीं हो जाती या होती। समझिए अच्छी तरह से। फिर धातु सतह से निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता मींस फोटोन की संख्या के समानुपाती है।
बात कर रहे हैं समझिए बच्चों कि जब फोटोन जो टकरा रहा है, अभी आपने देखा एक फोटोन टकराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो टकराएंगे तो दो निकलेंगे, 100 टकराएंगे 100 निकलेंगे। तो फोटोन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। अगर प्रकाश ज्यादा चमक वाला है, ज्यादा तीव्रता वाला है, ज्यादा फोटोन सतह से टकराएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब आप एक पत्थर मारो और 50 पत्थर मारे, तो एक पत्थर से धूल उठी 50 से 50 गुना धूल उठी। ठीक है, तो इसके समानुपाती है। तो ये कह रहा है कि धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, जबकि निकले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, जबकि ठीक है यहाँ पर आएगा, जबकि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के लिए ठीक है, यहाँ पर आएगा प्रकाश की आवृत्ति तीव्रता होगा समानुपाती। मतलब प्रकाश जितनी तीव्रता का होगा उतने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, और प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, मतलब जो आपतित प्रकाश पड़ रहा है वो जितनी ज्यादा आवृत्ति वाला होगा उतनी ही ज्यादा निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। ये पॉइंट ही बताता है देखो कि जो तरंग सिद्धांत है उसने ये कहा था कि प्रकाश की ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती है। ठीक है, अगर प्रकाश की ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती होती तो तीव्रता बढ़ाने से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर आप ग्राफ में देखोगे कि हम तीव्रता बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अगर जब हम आवृत्ति बढ़ाना शुरू करते हैं प्रकाश की, तो निकले इलेक्ट्रॉन की गति जो बढ़ जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तरंग सिद्धांत है वो ऊर्जा को जो कि तीव्रता से संबंधित किया था वो गलत है। सही है प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के सॉरी फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति की क्या है समानुपाती। अब हम कुछ ग्राफ्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं न्यू तथा के के मध्य, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निकले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मध्य का ग्राफ देखें तो देखो के इक्वल टू, अभी आपने प्रूव किया था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और आगे बढ़ा दें के इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जो c है अंतःखंड वो ऋणात्मक है ना। इसका मतलब है कि जो सरल रेखा आएगी वो y अक्ष के ऋणात्मक भाग में अंतःखंड बनाएगी, और यहाँ पर m जो है स्लोप है, और ये h के बराबर है, प्लांक नियतांक के बराबर, न्यू एक वेरिएबल है, चर है। तो हम यहाँ पर y अक्ष पर के लें और x अक्ष पर न्यू ले लें, तो ये सरल रेखा आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि अंतःखंड चूंकि ऋणात्मक है, इसलिए y अक्ष पर जो अंतःखंड बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा। तो ये जो पार्ट है न्यू ऊर्जा का, तो ये है यहाँ पर क्या बच्चों देहली, मतलब हमारे पास जो ये आएगा एक है माइनस सी इक्वल टू, तो ये आएगा, और यहाँ पर ये है देहली ऊर्जा। ठीक है, तो ऋणात्मक माइनस सी इक्वल टू माइनस एच न्यू, तो सी इक्वल टू एच न्यू, ये सी यहाँ ऊर्जा, और यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ये है यहाँ पर क्या बच्चों देहली आवृत्ति। मतलब इतनी आवृत्ति के कारण प्रकाश यहाँ तक जो है गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इतनी आवृत्ति तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रयुक्त हो गई। तो इतनी आवृत्ति में तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं। अब जो बची आवृत्ति, अब अगर आगे बढ़ती है आवृत्ति, तो निकले हुए इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर आप देख रहे हैं गतिज ऊर्जा बढ़ती जा। तो ये जो आवृत्ति का अंतर आ रहा है इतना, ठीक है, जो कि गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये है देहली आवृत्ति। इतनी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रयुक्त हो गई, बाकी जो ऊर्जा बची उससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ये जो अंतःखंड दिख रहे हैं आप, ये अंतःखंड ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक अंतःखंड देहली ऊर्जा को व्यक्त करता है। यहाँ तक ग्राफ अच्छी तरह समझ गए। दूसरा देखो आप कि यहाँ पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स लिए जाए जो निकले हुए, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ तक का तो ये हो गया देहली वाला आवृत्ति है कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग गई। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप आवृत्ति स्थिर रखें और तीव्रता बढ़ा दें, ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो कम तीव्रता है
है ना। तो जो है कम तीव्रता में इलेक्ट्रॉन्स जो है कम इजेक्टेड हो रहे हैं, और ये है उच्च तीव्रता, ठीक है, यहाँ पर गलत तीव्रता। अगर हम यहाँ कम तीव्रता की बात करें, है ना, तो कम तीव्रता में कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उच्च तीव्रता में आप तो सेम फ्रीक्वेंसी रखी गई है लेकिन इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रकाश की आवृत्ति से तो स्वतंत्र है, किंतु किस पे डिपेंड कर रही है, तीव्रता पर। कम तीव्रता का प्रकाश किया जाए तो ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन, वही आवृत्ति वाला लेकिन प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, चमक बढ़ा दी जाए, तो हम देख रहे हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं। इसका मतलब निकले हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या टकराने वाले फोटोन की संख्या के समानुपाती है, क्योंकि तीव्रता समानुपाती है फोटोन की संख्या। तो ज्यादा फोटोन टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी का ग्राफ देख रहे हैं। तो ये ग्राफ ये बताता है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो तीव्रता से स्वतंत्र है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट होता है, ठीक है बच्चों, स्पष्ट होता है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है, ठीक है, क्या फोटोन, जो हम ये कह सकते हैं जो फोटोन की ऊर्जा है, की ऊर्जा वो तीव्रता, ठीक है, से स्वतंत्र। मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा नहीं बढ़ती। इससे आजकल एलईडी है, ये जो देख रहे हैं कि तीव्रता बढ़ाई गई है, ऊर्जा नहीं बढ़ाई गई। तो फोटोन्स बढ़ गए तो चमक बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ वेव खंडन हुआ है। मतलब प्रकाश की जो चिर सम्मत सिद्धांत दिया गया कि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, वो इसका खंडन करता है। क्यों? क्योंकि अगर तीव्रता के समानुपाती होता तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी, जो कि स्थिर दिखाई देती। फिर यहाँ पर है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी। तो सीधा ग्राफ है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है उतनी ही ज्यादा फोटॉन्स बढ़ते हैं, और फोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए इस तरह का ग्राफ आएगा। और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स ले लें और यहाँ पर इंटेंसिटी को देख रहे हैं आप, ग्राफ इस तरह आ रहा है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स वेव में या प्रकाश में बढ़ जाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है एक कार्य फलन, देहली आवृत्ति, ठीक है। तो देखो बच्चों, कार्य फलन एक्चुअल में धातु की आयनन ऊर्जा के बराबर भी होता है। धातु की आयनन ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, समझिए ना, कि जब धातु सतह से इलेक्ट्रॉन टकराता है और परमाणु में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा के कारण परमाणु को छोड़ के बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि दी गई ऊर्जा परमाणु या धातु की आयनन ऊर्जा के बराबर है। इसी आयनन ऊर्जा को ही यहाँ पर कार्य फलन बोला गया है। देहली आवृत्ति के संगत हम ऊर्जा को निकाल लें तो यही हमारा कार्य फलन होगा। मीन्स W नॉट इक्वल टू H नॉट, एच यू नॉट, जहाँ एच यू में एच तो प्लांक नियतांक है और यू क्या है बच्चों, देहली, यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। यहाँ तक बात समझ गए? तो कार्य फलन सीधा सीधा है देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा का मान, या हम ये भी कह सकते हैं कि धातु की आयनन ऊर्जा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी गई है 2 × 10⁻16 हर्ट्ज और देहली आवृत्ति है 8.68 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो Ke का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं Ke इक्वल टू है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h हम जानते हैं ये प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू है 6.624 × 10⁻−32, जिसे हमने कॉमन ले लिया है। न्यू की जगह हमें न्यू दे रखा है, देखो न्यू आपको दे रखा है 2 × 10⁻16 और न्यू नॉट दे रखा था 8.68 × 10⁻15। तो आप अगर दोनों को या तो 15 कर ले, तो मैंने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वैल्यू कि 2 × 10⁻16 और 8 × 3 है 15, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ बच्चों, इसको लिख दूँ 20 × 10⁻15। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखें
ये हो गया 20 इंटू 10 का पावर 15। ठीक है, इनमें से मैंने कॉमन ले लिया 10 टू द पावर माइनस 15। तो इस तरह से जब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 7.5 इंटू 10 टू पावर ये है। और ये देखो ये सेकंड इनवर्स में थी, फ्रीक्वेंसी सेकंड से ये हट गया तो आंसर किसमें आ गया, जूल में। 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 18 जूल। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखो दूसरा है कि धातु की देहली ऊर्जा है 8 इंटू 10 का पावर 14 सेकंड इनवर्स, तथा आपतित प्रकाश की ऊर्जा है 1 इंटू 10 का पावर 15 सेकंड इनवर्स। तो के ई क्या होगा, ठीक। तो आप वही है, देखो आप यहाँ पर आपको न्यू कितना दे रखा है 8 इंटू 10 का पावर 4, नहीं ये है न्यू नॉट, और न्यू दे रखा है 1.0 इंटू 10 का पावर 15। हम इसको ऐसा लिख दें 10 इंटू 10 का पावर क्या 14, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके और हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, प्लांक नियतांक से, तो वो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी जूल में। ठीक है, फिर है देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति है इतना, तो कार्यफलन क्या होगा, तो बस आपको कार्यफलन निकालना है। तो आप लिखेंगे एच न्यू नॉट, मतलब 6.624 10 टू द पावर माइनस, ठीक है 34 इंटू 5.2 इंटू 10 का पावर 14। तो आंसर जो है आ जाएगा जूल, जो कि धातु की आयनन ऊर्जा के बराबर ही दिख रहा है। नेक्स्ट है कि धातु सतह पर 300 Nm की तरंग आपतित होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो देहली ऊर्जा क्या होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर गतिज ऊर्जा जूल पर मोल में दे दी गई है, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले एक मोल फोटोन द्वारा कितनी ऊर्जा दी गई धातु सतह पर वो निकालिए, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है तो पहले हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन धातु सतह से निकालने होंगे, और एक मोल इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से निकालने के लिए एक मोल फोटोन लगेंगे। मतलब ये है कि एक मोल, मैं यहाँ बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक मोल फोटोन की एनर्जी क्यों निकाली है, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा तो एक फोटोन की जरूरत होगी। एक मोल अगर हमें इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना है तो एक मोल हमें क्या लेना होगा, फोटोन, क्योंकि हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऑलरेडी दी गई। तो हम क्या करेंगे, आपतित प्रकाश की ऊर्जा हमें यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, एक मोल फोटोन। ठीक है, या आपतित प्रकाश की ऊर्जा जूल पर मोल में निकाली है, तो ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1.197 इंटू 10 का पावर 19 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। बस आपने एंगस्ट्रॉम में लैम्डा दे रखा है 300 Nm, तो आप Nm को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लैम्डा जो है पहले यहाँ पे लिख लेंगे आप, लैम्डा है 300, कितने का है ये लैम्डा, 300 Nm है ना। तो यहाँ पर हम 300 Nm को लिखेंगे 3000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर मैंने वही कर दिया है, एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू लग दी, तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, कुल मिला के 3.99 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर मोल। ये हो गई, ये जो एनर्जी आई है ये हो गई एक मोल फोटोन की ऊर्जा, जो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से निष्कासित करेगा। ठीक है, फिर है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन की देहली ऊर्जा निकालेंगे, तो एक मोल फोटोन की टोटल ऊर्जा माइनस एक मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कर दिया आपने, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन की ये क्या आ गई बच्चों, देहली ऊर्जा। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो पर मोल के लिए पूछा गया तो पहले एक मोल इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा निकालो, एक मोल फोटोन की गतिज ऊर्जा आपको दी गई थी, बस इस तरह से आपने। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है,
जैसे इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, किसी निश्चित धातु, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धातु की सतह पर 3.2 इंटू 10 का पावर 16 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, तथा इसी सतह पर दूसरा प्रकाश आपतित किया जाता है, जिसकी आवृत्ति जो है वो है 2.0 इंटू 10 का पावर 16 हर्ट्ज। यदि प्रथम प्रकाश में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा द्वितीय प्रकाश, ठीक है, की गतिज ऊर्जा से 2 गुना तो देहली ऊर्जा का ये आवृत्ति के फॉर्म में, बल्कि देहली आवृत्ति क्या होगी यहाँ पे कर दो। एक है ओ नो, एक है न्यू है 3.2 इंटू 10 का पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, ये आवृत्ति जो है आपतित होगी, जिसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा न्यू इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 16 हर्ट्ज के आपतित प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का 2 गुना तो देहली आवृत्ति क्या है। ये क्वेश्चन बात समझ गए बच्चों कि एक धातु की सतह पर 2 प्रकार का प्रकाश आता है। देखो, एक ये कह रहा है कि यहाँ पर ये प्रकाश आ रहा है 3.2 इंटू 10 का पावर 16 हर्ट्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला के, हम इसको ले लें के, ठीक है। एक और यहाँ पर टकराया फोटोन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इसकी आवृत्ति है 2 इंटू 10 टू द पावर 16 और इसकी के ई मान लो 2 है। तो ये कह रहा है जो के ई 1 है वो 2 के ई के बराबर है, के ई 2 के। तो देहली ऊर्जा तो हम क्या लिखेंगे, के ई 1 इक्वल टू एच 3.2 इंटू 10 का पावर 16 माइनस न्यू नॉट। ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं के ई 1 इक्वल टू या 2 के ई 2 इक्वल टू एच 3.2 इंटू 10 का पावर 16 एच। ठीक है, और के ई 2 जो है वो कह रहा है एच 2.0 इंटू 10 का पावर 16 हर्ट्ज। तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा, न्यू नॉट क्या है। तो हम क्या करेंगे कि 2 के ई 2 इक्वल टू एच 3.2 इंटू 10 का पावर 16 माइनस न्यू नॉट अपॉन के ई 2 इक्वल टू एच 2.0 इंटू 10 का पावर 16 न्यू। तो अब आप यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, तो आपके पास हो गया 2 इंटू 2.0 इंटू 10 का पावर 16 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू 3.2 इंटू 10 का पावर 16 न्यू नॉट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे
ठीक है, तो न्यू नॉट जो है वो आ जाएगा 8 इंटू 10 का पावर कितना 15 हर्ट्ज। आप इसे करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बता दिए, मैंने पूरा मैटर बता दिया। इसमें जो क्वेश्चन बनता है तो ग्राफ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है, और एक तो न्यूमेरिकली भी बनते हैं क्वेश्चन। तो ये सब आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लेंगे फिर आप बोर का सिद्धांत, मतलब परमाणु सिद्धांत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग